नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ सदन में चले गए अविश्वास को लेकर और नरेंद्र मोदी की सदन में अनुपस्थिति को लेकर। मुख्य तौर से आप लोग भी जानते होंगे कि संख्या बल कम होने के बावजूद विपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है उसका एक मुख्य उद्देश्य ये था कि माननीय प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर को लेकर अपनी जुबान खोलें। इसके लिए ही सदन में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि संख्या बल में विपक्ष काफ़ी कमज़ोर है और जो सत्ता दल की मैनेजमेंट परिस्थिति है उसको भी विपक्ष बखूबी जानता है, लेकिन केवल मणिपुर के मौन को तोड़ने के लिए वो लाया था अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन एक योजना के तहत प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव से भी दूरी बनाई, जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब जब अविश्वास प्रस्ताव होता है उसी दिन से उसी समय से समल अन्य विधेयक पारित होना बंद हो जाते हैं। लेकिन सरकार ने योजना के तहत अपने अध्यादेश और बिल पास कराने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया और दूसरी ओर विपक्ष को टारगेट करने के लिए सदन में हो हल्ला किया, जिससे कि ये संदेश दिया जा सके कि विपक्ष वार्ता ही नहीं करना चाहता है। सदन में जिस तरह से विपक्षियों के बोलने के दौरान हो हल्ला होता है, ये मात्र ये दिखाने को पर्याप्त कि अगर आपके पास पर्याप्त बहुमत है तो आप किसी को भी बोलने से रोक सकते हैं। पहले ये बात नहीं दिखाई देती थी और जब भी विपक्ष के नेता उस समय तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, वो जब बोलते थे तब पूरा सदन उनकी बात को गंभीरता से सुनता था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से निरंतर विपक्ष जो खुद एक खांचे में सिमटता दिख रहा था उसको सदन के जरिए भी कमज़ोर किया जा रहा है। 2 दिन प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव वार्ता से दूर रहे। कल उनका 4 बजे जवाब देने का समय मुकर्रर किया गया है। 10 अगस्त को 4 बजे से सदन में वो अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जिस प्रधानमंत्री ने जब ये आरोपों को, उनकी भाषणों को जो सुना ही नहीं, तो वो उस बात का जवाब क्यों देंगे, या वो जवाब देंगे जो वो पहले से तैयार कर रखा, जो उन्होंने सदन चालू होने से पहले ही अपने सांसदों और मंत्रियों को दे रखा था। उन्होंने जिस तरह से वो सदन के बाहर विपक्षी दलों के गठबंधन को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें घमंडिया बता रहे हैं, और सदन में जिस तरह से मणिपुर पर चर्चा नहीं हो रही है, न ही उस बात का जवाब दिया जा रहा है और चर्चा को विभिन्न मुद्दों पर घुमाया जा रहा है, लग रहा है कि प्रधानमंत्री हो सकता है कल सदन में न भी आए। अगर वो आए भी तो उन्होंने जो जवाब देना है वो किस तरह का जवाब देना है, ये आप समझ लें। ये तय हो चुका है कि मणिपुर पर मां प्रधानमंत्री अभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मणिपुर पर उनको बोलने के लिए कुछ भी है भी नहीं। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बाईपास करते हुए पूर्व जजों की समिति बनाई और घटना की जांच के लिए तक और राहत पुनर्वास के लिए जिस तरह से दोनों लोगों की भूमिका केंद्र और राज्य की खत्म की है, उससे एक बात तय हो गया है कि मणिपुर पर सरकार फंसी हुई है और उस फंसावट को बचाने के लिए ही वो प्रधानमंत्री मोदी
मणिपुर पर माँ नहीं कहना चाहते। वो अधिकांश उनका अब एक ऐसा अवसर चलेगा जैसे कि राष्ट्रवाद से जोड़ा जाएगा। मेरी मिट्टी मेरा अभियान का भी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि सांसद जाएं और ये अमृत वाटिका के लिए प्रत्येक गांव से मिट्टी, आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि इसी तरह का अभियान 2014 में सरदार पटेल की मूर्ति बनाने के भी लोगों को, कार्यकर्ताओं को, ये भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में व्यस्त रखने के लिए एक अभियान किया है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि सभी लोग जानते हैं जिस तरह की उस समय ये कहा गया था कि गांव-गांव से खेती में काम आने वाले औजार वहाँ से कार्यकर्ता इकट्ठा करेंगे और बाकायदा उसके लिए पेटियां मंगाई गई थी। वो इकट्ठा होके जाएगा, सबको इकट्ठा होके गला के मूर्ति, और सभी लोगों को जानकारी होगी कि जब सरदार पटेल की मूर्ति गुजरात में यूनिटी ऑफ कंट्री जो बनी, बहुत अच्छी मूर्ति है वहाँ पे, वो लगाई गई तो सभी लोगों ने उनकी मूर्ति पर सवाल उठा और ये जानकारी मिली कि इसे चीन से बनवाए, चीन के जरिए इसे तैयार कराया गया है। तो उस लोहे का क्या हुआ? इसी प्रकार जो गांव की मिट्टी मंगवाई जा रही है उसके सहारे केंद्र सरकार वहां अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना चाहती है कि जिससे जो विपक्ष सवाल मथ रहा है वहां उनके कार्यकर्ता राष्ट्रवाद के नाम पर मिट्टी इकट्ठे करते दिखें और उन्हें जवाब देने से बचा जा सके। जिस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव में या सदन में जो भी हुआ है, मणिपुर को ही विपक्ष ने मेन मुद्दा बनाया है, महंगाई बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है। लेकिन इन बातों को लेकर जिस प्रकार केंद्र सरकार रक्षात्मक मुद्दे में आके और विपक्ष खासकर कांग्रेस को इस बात के लिए टारगेट कर रही है कि 90 में कश्मीर में क्या हुआ था, इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि जो सन 90 में कश्मीरी पंडितों के साथ घटनाएं हुई थी वो भी बहुत दहलाने वाली थी। लेकिन इस समय जो मणिपुर में जो हुआ, एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी, 80 वर्षीय पत्नी को घर में घर जला के मार डाला गया। जिस प्रकार कारगिल के एक सैनिक, उसकी पत्नी को सड़क पर नग्न करके परेड निकाली गई, और जिस तरह से वहाँ एक समूह दूसरे समूह के खिलाफ मणिपुर में जिस प्रकार एक दूसरे के खिलाफ खड़ा है, पुलिस और सेना एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है, उससे ऐसा महसूस होता है कि एक तरह से केंद्र सरकार ने ये मान लिया है कि जम्मू कश्मीर और मणिपुर की हालत हमारे ख्याल से जो उस समय जो हालत थी जम्मू कश्मीर की सन 90 में, जिसमें कि एक समुदाय दूसरे समुदाय को घाटी से निकालने के लिए जुटा था, उसी प्रकार मेरे ख्याल से मणिपुर में भी मतई समुदाय कुकी समुदाय को मणिपुर विहीन करने के लिए लगा है। सरकार के अनुसार ऐसा लगता है। कल देखना ये होगा। वैसे तो देखने के लिए अब कुछ रहा नहीं, क्योंकि जिन प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के भाषण नहीं सुने, आखिर वो उस बात पर क्या जवाब देंगे। मेरा ख्याल ऐसा है कि उन्होंने पहले से ही भाषण को तय रखा है और वही जवाब देंगे। एक तरह से ये जवाब भी मन की बात संदेशा होगा। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।